अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोमल वॉइस की जानिब से आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की मेरी वीडियो ज़ारा की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है जो आप मेरी ज़ुबानी सुनेंगे। अब्बू ज़ीजान का रिज़ल्ट आ चुका है। उसने बहुत अच्छे नंबरों से टेस्ट पास किया है। आप देखिएगा, जब मेरा भाई डॉक्टर बनेगा तो हम फ़ख्र से सबको बताया करेंगे। घर में सभी बहुत खुश थे, मगर इतनी खुशी वाले माहौल में भी अब्बू कुछ परेशान लग रहे थे। मैं अब्बू के पास बैठ गई और पूछा, अब्बू खैरियत है? आप खुश क्यों नहीं हैं? अब्बू कहने लगे, बेटा ज़ीशान की कामयाबी से मैं खुश क्यों नहीं हूँगा, बस मुझे इस बात की फ़िक्र है कि मैं उसकी तालीम पर लगने वाली फ़ीस अदा कर भी पाऊँगा या नहीं। अब्बू की परेशानी जायज़ भी थी, भला मुतवसत घरानों में कहाँ कोई ख्वाब परवान चढ़ता है। मगर मैंने अब्बू को तसल्ली दी कि सब बेहतर हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद अब्बू जब काम से घर को लौटे तो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले मेरे पास आए और मेरा माथा चूमा। कहने लगे, मुबारक हो बेटी, तुम्हारा रिश्ता तय कराया हूँ। मैं हैरान रह गई, ऐसे अचानक रिश्ता? अम्मी भी बातें सुनकर बाहर आई। कहने लगी, अरे खैरियत है मियाँ, ये अचानक कहाँ रिश्ता तय कराए हो? अब्बू कहने लगे, अरे मेरी बहन है ना फरा, लंदन से वापस आ गई है। उसके बेटे के साथ ही अपनी ज़ारा का रिश्ता तय कराया हूँ। राज करेगी मेरी बेटी वहाँ पर, राज। फरा फूफो के बारे में सुना तो था मैंने। अबू बताते थे कि उनकी एक ही बहन है जो भी लंदन में रहती हैं। उनकी ही बेटे अजहर से मेरा रिश्ता तय हुआ है। मैंने अजहर को कभी नहीं देखा था, ना ही कभी अपने फूफो से मिली थी, मगर मेरे लिए यही बात खुशी की थी कि इतने ऊंचे घराने के लोग हमारे घर रिश्ता करना चाहते हैं। मैं ये सब सोच ही रही थी कि मैंने गौर किया कि ये बात सुनकर मेरी अम्मी खुश नहीं लग रही थी। मैं तो शर्मा कर कमरे में आ गई, मगर अपने कमरे से मैं सुन सकती थी कि अम्मी अबू के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही थी, मगर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान न दिया। थोड़े वक्त के बाद अम्मी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, देखो ज़ारा बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम इस रिश्ते से बहुत खुश हुई हो, मगर मैं यही कहूँगी कि इस रिश्ते से इनकार कर दो। मैंने हैरान आंखों से अम्मी को देखा और पूछा, अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? माएँ तो अपनी बेटियों के लिए ऐसे रिश्ते ढूंढते नहीं थकती, और आप कह रही हैं कि मैं इनकार कर दूं? देखे ना, फूफो लंदन में रहती हैं, वो लोग अमीर हैं, मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। अबू कहते हैं फूफो तो मुझे सोने से तोल देंगी। अम्मी कहने लगी, बेटी तुम भी अपने बाप की तरह लालच कर रही हो, दौलत ही सब कुछ नहीं होता। मगर मैंने अम्मी की बात टाल दी। 1 महीने में ही मेरी अजहर से शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी, हर चीज़ ख्वाब मालूम होती थी। शादी की रात जब मैं अजहर के घर आई तो उस बड़े से घर को देखकर दंग रह गई और सोचने लगी, मैं हूँ इस घर की मालकिन, अब इस महल पर मेरा राज चलेगा। सारी रस्मों के बाद मुझे अपने कमरे में लाया गया। हर चीज़ बेहतरीन थी। मैं बेड पर बैठी अजहर का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर में वो अंदर आए। मैं शर्म के मारे उन्हें देख नहीं पा रही थी। वो मेरे पास बैठे और मुझसे बातें करने लगे। उनकी बातें इतनी प्यारी थी कि मेरी शर्म सब कुछ ख़त्म हो गई और मैंने सर उठाकर उन्हें एक झलक देख लिया और फिर अपनी किस्मत पर और भी रश्क आने लगा। अजहर ख्वाबों का शहजादा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि ये मेरा नसीब था। अजहर ने मुंह दिखाए में मुझे गुलाब का फूल पकड़ा दिया। ये देखकर मेरा मूड ज़रा ऑफ हो गया। मैंने सोचा, इतना रईस खानदान और ये मुंह दिखाई में मुझे फूल दे रहा है। मेरे चेहरे के तासुरात वो समझ गया था, इसीलिए हंसकर कहा, फिक्र ना करो, ये मुंह दिखाई का तोहफा नहीं है, वो तुम्हें सुबह मिलेगा। उनकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और फिर कब बातों बातों में रात गुजर गई पता ही ना चला और फिर हम सोने चले गए। सुबह मेरी आंख फुप्पो के शोर से खुली। उठते ही पिछली रात की यादें जहन में उतर आईं और मेरे चेहरे पर सुर्खी छा गई। अजहर कमरे में नहीं थे। मैंने सोचा बाहर जाकर मालूम करूं कि फुप्पो इतना शोर क्यों मचा रही हैं। कमरे से बाहर आई तो फुप्पो मेरी तरफ ही आ रही थी। उनके साथ कोई लड़का भी था जो ज़हनी तौर पर ठीक मालूम नहीं होता था। फुप्पो उसका हाथ मेरे हाथ में रखकर कहने लगी, लो बेटी, अब अजहर को तुम ही संभालो, अब तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ वक्त के लिए मेरे हवास काम करना बंद कर दिए। मैंने उस पागल लड़की की तरफ देखा और कहा, अजहर, ये अजहर है? फुप्पो कहने लगी, हाँ बेटा, रात तुम्हारे पास आ नहीं सका, इसकी जरा तबीयत खराब रहती है। तुम्हें शुरू में मसले तो होंगे, मगर मुझे मालूम है कि तुम सब अच्छे से संभाल लोगी। तुम्हारे अब्बू ने मुझे यकीन दिलाया है कि तुम मेरे अजहर का बहुत ख्याल रखोगी। और अब मैं सब समझ चुकी थी, तो इसीलिए अम्मी मुझे इस रिश्ते से इनकार करने को कह रही थी, क्योंकि अजहर पागल है।
मगर इस सब से भी ज़्यादा झटका तो मुझे इस बात का लगा था कि अगर अजहर मेरा शौहर है तो वो कौन था जो कि रात में अजहर बनकर मेरे कमरे में आया था। मेरा सर चकरा रहा था, मगर मैं कर भी क्या सकती थी। उसी दिन जब अम्मी अबू मुझसे मिलने के लिए आए तो मैं अम्मी के गले लगकर रोने लगी। अम्मी परेशान हो गई, मगर वो जानती थी कि मेरे आंसुओं की वजह क्या है। वो कहने लगी, बेटी तुम्हारे बाप ने तुम्हारे भाई का मुस्तकबिल बनाने के लिए तुम्हें इस आग में झोंक दिया। मैंने तुम्हें आगाह किया भी था, मगर शायद तुम भी अपने बाप की तरह पैसों की लालच में अंधी हो चुकी थी। अब यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यही अपनी जिंदगी गुजारनी है। खैर, अजहर के पागलपन वाली बात तो मैं बर्दाश्त कर भी लेती, मगर उस हादसे का क्या करती जो कि शादी की पहली रात मेरे साथ हुआ। आखिर कौन था वो लड़का जो उस रात मेरे कमरे में आया था। इन सब के बीच एक हफ्ता गुजर गया। अजहर की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से घर में अक्सर ही कोई ना कोई हंगामा बरपा रहता, मगर मैंने अब इस सब को कबूल कर लिया था। और जब मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने लगी थी तो तभी मेरे सामने वो शख्स वापस आ गया। वो मेरे कमरे की खिड़की से होता हुआ अंदर आया तो मैं बहुत डर गई। खुद पर काबू पाकर मैं उसके पास गई और कहा, तुम कौन हो तुम, और उस रात तुमने अजहर होने का नाटक क्यों किया था। तब वो कहने लगा, देखो ज़ारा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैंने जब देखा कि तुम्हारी शादी अजहर से हो रही है तो मैं ये बात बर्दाश्त ना कर सका। मैं पहली नज़र में ही तुम्हें अपना दिल दे चुका था, इसीलिए मैं उस रात तुमसे मिलने आया। मैं उसकी बातें गौर से सुन रही थी। एक दिल चाहता कि काश यही मेरा अजहर होता। मेरी आंखों से वो मेरे दिल का हाल समझ चुका था। कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो, तो फिर तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो ना, हम शादी कर लेंगे। उसकी ये बात सुनकर मैंने अपने सारे मनफी ख्यालात को झटका और कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं अजहर को धोखा नहीं दे सकती। जो भी हो, अब वो ही मेरा नसीब है, वो शौहर है मेरा, और अब से तुम्हारे लिए मेरे घर और मेरे दिल दोनों के दरवाजे बंद हैं। मेरी ये बात सुनकर वो वहाँ से चला गया और मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया। मगर शादी के 1 माह बाद ही मैं सूख कर कांटा हो चुकी थी। कोई मुझे देखता तो यकीन ही ना करता। एक दिन मैं अपने कमरे में मौजूद थी कि मुझे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं बाहर निकली तो देखा कि अजहर खून में लथपथ बैठा रो रहा है। फूफो भी धाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं आगे बढ़कर बोली, क्या हुआ फूफो? फूफो फंकार कर बोली, तुम्हें इससे क्या, मेरा बेटे जिए या मरे, तुम अपनी नींद पूरी करो जाकर। मैं 2 कदम पीछे हटी थी, फिर भागती हुई अपने कमरे में चली गई थी। जिंदगी बहुत बोझल हो चुकी थी। ऐसे में मुझे एक हमदर्द दोस्त की जरूरत थी, और ये दोस्त उस लड़के के अलावा और कोई हो नहीं सकता था। मगर मैं हालात से तंग होकर खुद को गुनाह के सपुर्द नहीं कर सकती थी। रात हुई तो आदिल बेडरूम में आ गया था। तो मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था, ऐसे जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ थाम कर बोली, आदिल, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं तुम्हें कंपनी देती, तुम्हारे गमों का मदावा करती, लेकिन जो कुछ हो चुका है मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अब हम दोस्ती कर लेंगे और बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। आदिल मुस्कुरा दिया और बोला, तुम बहुत अच्छी हो ज़ारा। आदिल के अंदाज पर मैं चौंक गई थी, मगर मैंने उसे रोका नहीं। मैं चाहती थी कि आज वो खुलकर सब कुछ बता दे, मुझे इल्म तो हो कि उसकी दिमागी हालत कैसी है। फिर वो बोला, ज़ारा, तुम जानती हो क्या बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अजियतनाक चीज़ क्या होती है? माँ बाप का झगड़ा। मैं लंदन में पला बड़ा था। मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी। डैड को पसंद नहीं थी मेरी माँ, मगर उनकी शादी हो गई। डैड मामा से अपनी महरूमियों का बदला लेते रहे। घर में हर वक्त मार पीट होती थी। मामा को इल्म नहीं था कि ऐसे हालात से कैसे निकला जाता है। मेरी मामा लंदन में अकेली थी। कोई रिश्तेदार तो था नहीं जिसके पास जाकर वो मदद हासिल कर लेती। मुझे बहुत डर लगता था जब डैड मामा को मारा करते थे। एक दिन उन्होंने मामा के सर में गुलदान दे मारा। हर तरफ सुर्खी फैल गई थी। उस दिन मैं डर की वजह से बेहोश हो गया था। मेरे बेहोश होने की वजह से डैड इस कदर खौफजदा हो गए थे कि उन्होंने हफ्ता भर मामा पर हाथ नहीं उठाया था। अब जब जब डैड मामा को मारने लगते मैं जानबूझकर बेहोश हो जाया करता था। यूं करते कराते मैंने खुद को पागल जाहिर करना शुरू कर दिया। अब डैड मुझ में इस कदर उलझ गए थे कि उन्हें मामा से लड़ना झगड़ना ही भूल गया था। अब मैं खुद पर आए दिन ज्यादा से ज्यादा बीमारी तारी करता रहा और यूं मैं अपनी शनाख्त भूल गया। ज़ारा, इस पागलपन के नाटक की वजह से मेरी तालीम अधूरी रह गई।
मुझसे मेरे दोस्त बिछड़ गए। मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गया। तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? मेरी मामा ने डैड को चीट करना शुरू कर दिया। मामा मेरे सामने अपने दोस्त को घर बुलाने लगी थी। वो तो ये समझती थी कि मैं पागल हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझसे हया करना छोड़ दिया था। मैं ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और सच में पागल होने लगा था। फैमिली में मेरे पागलपन का किस्सा फैल गया था। मामा को न जाने क्यों मेरी शादी का शौक चढ़ गया था। मैं शादी करना ही नहीं चाहता था। मुझे ये रिश्ता अच्छा लगता ही नहीं था। शौहर जालिम होता है और बीवी बेवफा। शादी के दिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे यूँ लगा कि तुम्हें मैं सदियों से जानता हूँ, तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने असली रूप में आ गया था। लेकिन मैं फिर दोबारा तुम्हारे सामने ना आया और पागल अजहर बनकर तुम्हें हर तरह से तंग किया ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूं। मैं आज फिर से अपनी असली हालत में तुम्हारे सामने आया, तुम्हें दोस्ती की ऑफर की, मगर तुमने उसको ठुकरा कर अपने किरदार की गवाही दे दी। ज़ारा, मैं जानता हूँ कि बीवी के किरदार को इस तरह टेस्ट करना गलत बात है। मुझे कोई हक नहीं पहुँचता था ये सब करने का, मगर मैं जिस तरह के हालात से गुजरा हूँ ना, मैं ये सब करने पर मजबूर था। तुम मुझे माफ कर दो। उसकी ये बातें सुनकर मैं हक्का बक्का सी आदिल को देख रही थी। फिर वो उठा, उसने एन के उतारी और साइड टेबल पर रख दी। अपने चेहरे से नकली दाढ़ी भी उतार दी और कमर का खम खत्म करके बिल्कुल सीधा सा खड़ा हो गया। फिर वो वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोने लगा तो उसके चेहरे से सांवला रंग उतर गया। अब मेरे सामने निखरा निखरा सा अजहर खड़ा था। मेरी आंखों से आंसू बरसने लगे थे। अजहर बोला, ज़ारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं अपनी जिंदगी शायद यूं ही बिता देता, कभी किसी पर अपनी असलियत जाहिर ना करता, मगर अब मुझे डर लगने लगा था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ। मैं रोते रोते हंस दी थी। मैं बोली, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं जो चाहती थी उसने मुझे वो अता कर दिया। हमने ये सारी बातें फुप्पो को भी बता दी। बस अजहर ने मुझे मना कर रखा था कि तुम चीट करने वाली बात मेरी वालदा से ना करना। अजहर जब सही सलामत अपनी वालदा के पास जा खड़ा हुआ तो वो भी रो दी थी। गम के बादल अब छट गए थे और खुशियों का सूरज तुलू हो चुका था। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।